मैं लगातार बिहार में हूं। बिहार में पदयात्रा के जरिए आपको अलग अलग सीटों तक, यानी सभी 243 सीटों तक, 38 जिलों तक ले जाकर आज तक सभी वोटरों के मन की बात बता रहा है। लेकिन इस समय मैं पटना में हूं, बिहार की राजधानी पटना। वो पटना जहां पर रात को नेता रूठते हैं, दिल्ली जाकर वो मान जाते हैं। वो पटना जहां पर एक को टिकट मिल रहा है, 5-5 नेता नाराज हो जा रहे हैं। वहां पर महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन जहां तक एनडीए का सवाल है, वहां सीट का बंटवारा होने के बावजूद जब टिकट बंटता है तो उसके बाद मान मनौवल, नाराजगी, ये सारा क्रम चलता रहता है। पहले चरण का नामांकन 17 अक्टूबर को खत्म होना है, लेकिन बिहार के दोनों गठबंधनों के भीतर टिकट बंटवारे में फूफा बनकर हमको किसी ने वो वाली सीट दी ही नहीं वाला क्लेश खत्म नहीं हो पा रहा। बीजेपी पटना से दिल्ली तक साथियों को साध रही है। कांग्रेस तेजस्वी यादव और सहनी में अलग, कभी नीम कभी शहद शहद चल रहा है। हालात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें 6 सीट एनडीए में दी गई, पटना में बीजेपी के साथ मीटिंग के बाद रात में ऑल इज नॉट वेल और सुबह दिल्ली पहुंचकर ऑल इज वेल के बीच झूलते दिखते हैं। सर, आप नाराज हैं या नहीं है? सर, नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। इसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय अपनी फील्डिंग में छिका कर एकदम पटना से दिल्ली तक अमित शाह के घर लेकर आए। 12 घंटे के भीतर कुशवाहा के 3 बयानों पर गौर करिए। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है, उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। ये ऑल इज नॉट वेल से उम्मीद है कि आगे कठिनाई नहीं होगी कि बीच की दूरी इसलिए तय हो पाई क्योंकि दावा है महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अड़े थे। जहां कहा जा रहा है कि अब महुआ सीट को लेकर कुशवाहा को गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मना लिया गया। निश्चित है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर महुआ सीट छोड़ेंगे तो कुछ दूसरा भरोसा लेकर बाहर निकले हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आकर सेट होते हैं, तब तक सीट बंटवारे में अभी सबसे ज्यादा फायदे में बताए गए चिराग पासवान को लेकर नई खींचतान सामने आ जाती है। चिराग पासवान एनडीए में 29 सीट बंटवारे में पाए, लेकिन पता चला कि चिराग की चाहत वाली सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर सीट से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। चिराग की पार्टी कहने लगी कि अरे हमारी नजर जेडीयू की सीट पर थी ही नहीं। कुछ लोग नीतीश कुमार, चिराग पासवान में जानबूझकर लड़ाई कराना चाहते हैं। सवाल उठा, क्या नीतीश कुमार अडिग होकर अपनी सीटों पर समझौता चिराग से नहीं करने वाले? वहीं सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार की किसी तरह की नाराजगी की अटकल लगाने वालों को अध्यक्ष संजय झा ने कुछ यूं जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगाते हैं। जेडीयू चिराग संभलते हैं तो 6 सीट पाने वाली जीतन राम मांझी की पार्टी चिराग पासवान पर आंखें तरेरने लगती है। नीतीश कुमार को ढाल बनाकर मांझी कहते हैं, अब तो मैं भी चिराग की बोधगया और मखदूमपुर सीट पर उम्मीदवार उतार दूंगा। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है?
और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। माजी जी, जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार में क्या कहिए? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। छोटे घटक दल अलग अलग गठबंधनों में जबरदस्त बार्गेनिंग कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक भागदौड़ मची हुई है। कभी बैठकों का दौर पटना में हो रहा है तो कभी मुलाकातों का सिलसिला दिल्ली में चल रहा है। दरअसल बिहार में 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर हार और जीत का अंदर 5000 से भी कम रहा। जाहिर है छोटे राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि अंतिम समय में बार्गेनिंग कर किसी न किसी तरह सीट हासिल की जाए। नाराजगी तो दिखा रहे हैं, लेकिन गठबंधन छोड़कर जाने का जहमत नहीं उठाने वाले। अंदर खाने जो खेल चल रहा है उसमें एमएलसी की सीट से लेकर राज्यसभा की सीट तक पर डील हो रही है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ उटव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। एनडीए में दरार और अपने महागठबंधन में प्यार का दावा करने वाली आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन कर दिया, जहां से तेजस्वी के खिलाफ उतरने की चर्चा करते प्रशांत किशोर अब कहते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं। और तेजस्वी बोलते हैं कि 2 जगह से चुनाव में उतरने की बात तो कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी। पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी राघोपुर से अडिग है, लेकिन जिन राहुल गांधी के साथ वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में यात्रा तेजस्वी किए, उस कांग्रेस से सीट पर सुलह हो नहीं पाई, सीट बट नहीं पाई, सिंबल चाप के बटते जा रहे हैं। महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है। 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कांग्रेस ने की है। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीट की सीमा तय की है। कांग्रेस चाहती है कि 138 सीट पर आरजेडी लड़े, 40 सीट पर लेफ्ट के दल और सहनी की पार्टी लड़ ले। सीट बंटवारे पर तस्वीर सार्वजनिक रूप से सामने रखे बगैर आरजेडी, सीपीआई एमएल और सीपीआई ने उम्मीदवारों की या तो लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी या सिंबल जारी करना शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आरजेडी से अपने उम्मीदवारों के लिए जाले, बहादुरगंज, करगहार, बनियापुर, सहरसा, बयासी और मोतिहारी सीट चाहती है। आरजेडी अपनी इन सिटिंग सीटों को छोड़ना नहीं चाहती। कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए, उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा करना। इस तरह बिहार में आखिरी वक्त तक खींचतान दोनों खेमे में जारी है। पटना से दिल्ली तक दौड़ भाग हो रही है। अगले कुछ घंटे में पूरी तरह साफ होगा कि ऑल इज वेल किसके लिए कितनी सीट पर रहा, बाकी आगे का कितना भरोसा किसे कैसे क्या मिला। और अब महागठबंधन में ही सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब से लगभग 1 घंटे के बाद तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है और ऐसे आसार लग रहे हैं कि देर रात तक सीट बंटवारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। खेलगांव और वासलीगंज सहित 5-6 सीटों पर दावेदारी को लेकर यह फैसला होना है। कांग्रेस की सीटें मुमकिन है कि 61 से 63 के बीच रह सकती हैं। लगभग 1 घंटे बाद ये बड़ी बैठक कांग्रेस और आरजेडी के बीच।
और अब उस दुर्भाग्यपूर्ण खबर से आपको खबरदार करते हैं, जहां जैसलमेर में एक बस में 21 लोग जलकर मर गए। उसके बाद से नेताओं के बयान तो आपने सुने होंगे, लेकिन इस सब के बीच सवाल यह बना हुआ है कि एक बस आखिर इस तरीके से आग के गोले में कैसे तब्दील हो गई। आज तक ने जब पड़ताल की तो पाया कि नियमों को ताक पर रखकर ऐसी बसें बनाई जा रही थी जिनसे आग लगने की स्थिति में भाग पाना नामुमकिन था। 11 बजे आएंगे डॉक्टर, क्यों आएंगे 11 बजे? रिपोर्ट कब आएगी? 11 बजे क्यों? इतना बड़े हॉस्पिटल आज जोधपुर में क्या डॉक्टरों की कमी है क्या? साले परिवार वाले रो रहे, किससे क्या बीत रहे, आप एक एक के घर जाके देखो क्या स्थिति है, ये भी तो पता करो। फिर डॉक्टर क्यों नहीं है? जाओ एक अधिकारी के पास, 11 बजे क्यों होगा? सवाल करो सीएम साहब से कि सर 11 बजे क्यों हो रही है? 11 बजे क्यों होगी? सुबह 6 बजे क्यों स्टार्ट नहीं हुआ डीएनए? मेरा भाई था, हम साथ छोटे बड़े हुए। सरकारें भले ही जनता को अपना मालिक बताती, लेकिन जनता हिंदुस्तान में भगवान भरोसे। बोला कि जोधपुर आ जाओ, जोधपुर सुबह 6 बजे यहाँ आए गोटी के साथ में, अभी बोल रहा है कि 11 बजे होगा, 12 बजे होगा। क्या होगा? कोई भी अब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा नेता हो जाता है तो अभी 1 मिनट में हो जाता है सब साथ में। नेता, मंत्री और जनता के बीच का ये फर्क जैसलमेर जैसा बड़ा हादसा होने पर भी नहीं मिटता, भले ही कोई जिंदा जलकर मर जाए। राजस्थान का जैसलमेर, जहां 21 लोग बस में आग लगने के बाद जिंदा जलकर मर गए। आग लगने के बाद खचाखच भरी बस में इक्का दुक्का लोगों को ही जान बचाकर भागने का मौका मिला। ये खौफनाक तस्वीर देखकर सारे देश का दिल बैठा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि बस में जब आग लगी तो यात्री क्यों नहीं भाग पाए? कैसे इस बस में सवार यात्री छटपटाकर जिंदा जल गए? अब ये तस्वीर देखिए जो उसी बस की है जिसे 1 अक्टूबर को आरटीओ ने परमिट दिया और जो मंगलवार को ही मॉडिफाई करके आई थी। जैसलमेर में 21 लोगों के जिंदा जलकर मर जाने की वजह ढूंढने के लिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर के उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पर कंपनी से निकले चेसिस को मॉडिफाई करके लग्जरी बस बना दिया जाता है। ये देखिए किस तरह से बसों में प्लाई का पार्टीशन बनाकर बैठने का इंतजाम किया गया है। एसी, टीवी और लाइट के तार पूरे बस में इस तरह से फैले रहते हैं, मतलब आग लगने के हर इंतजाम को यहाँ रखा गया है। कहा जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने की एक वजह एसी का कंप्रेसर फटना भी बताया जा रहा है। ये सब कुछ देखने का जिम्मा आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का होता है, लेकिन आरोप है कि मिलीभगत की वजह से कोई जांच नहीं होती। और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये कि जयपुर के दिल्ली रोड पर विजय लक्ष्मी बस बिल्डर्स नाम की फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के चल रही है। फैक्ट्री मालिक जिसे इंजीनियर बताता है वो 8वीं पास निकलता है। ये जो आप बना रहे हो इसके लिए इधर आइए। इसके लिए आपको क्या लाइसेंस है? हाँ, आरटीओ से लाइसेंस है। जो लाइसेंस है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एसी फिटिंग करोगे आप? हाँ, एसी फिटिंग का हमारे पास नहीं है। लेकिन एसी फिटिंग तो कर रहे हो आप? तो एसी वाला करके जाता है, हमारे पास एसी फिटिंग का है। टीवी भी लगा रहे हो? हाँ, टीवी वगैरह सब लगा हुआ है। तो ये सब, ये जो वायरिंग के है आपके, जो लाइसेंस देखा मैंने उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है लाइटिंग की वायरिंग करोगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर। आप इतनी सारी चीजों की वायरिंग कर रहे हो आप। वायरिंग अब जो मटेरियल लगता है, जैसे इसमें हेडलाइट है, बैकलाइट है, उतना ही मटेरियल लगता है। आपके सामने आप देख लो। ये किस चीज की वायरिंग है? ये बैकलाइट की है, तो चेचिस की वायरिंग है। चेचिस की वायरिंग है। हाँ। तो पीछे से जो आग लगी है वो कहीं, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन है, आप इससे बात कर लो। ये करता है इलेक्ट्रिशियन, बता देगा आपको। आप इलेक्ट्रिशियन हैं? हाँ? जी सर। क्या नाम है आपका? रईस खान। रईस खान, क्या पढ़ाई की हो आप? 8वीं पढ़ाई की हो? 8वीं पढ़ाई करके आप पूरी वायरिंग कर रहे हो? बिल्कुल सर। जयपुर देश भर में बसों के मॉडिफिकेशन का सेंटर बन गया है, जिससे निकलने वाली बस के निरीक्षण की जिम्मेदारी आरटीओ की है, जिसे बस का पूरा लेआउट दिया जाता है। आरटीओ की ही जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मॉडिफाइड बस में इमरजेंसी गेट है या नहीं। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद यहाँ आरटीओ ने जांच करने की जहमत भी नहीं उठाई, जिससे मिलीभगत का पूरा शक होता है। इसमें तो कुछ भी नहीं यहाँ से लिखा हुआ है कि आप चेसिस को एसी बस बना सकते हो। तो इसमें देखो ना, आप देखो ना, क्या आप बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है? ये तो आपका ये है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो बॉडी को, आप यही लिखा हुआ है, पढ़िए ना। नहीं, इतना तो खैर हम नहीं जानते। जयपुर में बिना लाइसेंस के बसों को नॉन एसी बस से एसी बस बना दिया जा रहा है। जयपुर की ऐसी एक दूसरी फैक्ट्री में आज तक संवाददाता शरद कुमार ने जाकर पड़ताल की तो पाया फैक्ट्री मालिक के पास द ऑटोमेटिव रिसर्च ऑफ इंडिया का एक फोटोस्टेट सर्टिफिकेट, लेकिन वो हमें कोई लाइसेंस नहीं दिखा सके।
फिर भी यहाँ धड़ल्ले से बसों को मॉडिफाई करने के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाली मौत की बस तैयार की जाती है। कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, खुदा न खास्ता, तो ये देखिए किस तरह से दरबे की तरह है ये। इसमें से कितना निकलना मुश्किल है किसी व्यक्ति के लिए, और सुरक्षा मानकों में किस तरह से धत्ता बताया जा रहा है। ये देखिए स्पेस देखिए, यहाँ पर निकलने का तरीका देखिए, ऊपर किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। अब इसमें से कहीं आग लग जाती है तो कौन निकल कर भाग सकता है और कैसे भाग सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी तैयार किया जा रहा है ये। और देखिए कायदे से 2 गेट होना चाहिए, मगर एक इमरजेंसी गेट के नाम पर इस तरह से एक गेट बनाया जाता है सीट के बगल में। ये देखिए इस बस में भी एक ही गेट है, इसलिए लोग आग लगने पर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। बस में इमरजेंसी गेट के नाम पर भी नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इमरजेंसी गेट है जहां पर दिया गया है, जबकि कायदे के अनुसार बस में एक बाहर निकलने का गेट होना चाहिए। और इस तरह से जब आग लगती है तो इस तरह के हालात हो जाते हैं जहां पर दम घुट जाता है, और यही परिस्थिति है जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। मगर अभी भी आरटीओ जो है, राजस्थान का परिवहन विभाग जो है, वो जागा नहीं है। और जयपुर के इस इलाके में जहां पर बस तैयार की जा रही है, सोचिए जो बस जैसलमेर में जली है, जिसमें लोगों की चिता बन गई, अगर उसमें इमरजेंसी गेट के नाम पर धोखा नहीं होता तो शायद लोग बच जाते। लेकिन जयपुर में बस की इस तरह की फैक्ट्री में हमें और भी चौंकाने वाली बात पता चलती है। अब ये इमरजेंसी गेट है, जब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इमरजेंसी गेट जो बनाया गया है, ये आप इसको जरा खोल के दिखाइए कैसे खोलते हैं। नहीं, खोलते कैसे हैं? अब इसको पैक करी हुई वेस्ट पर तो बाहर से इमरजेंसी गेट लिख कर और नीचे सुला रहे हैं यहाँ पर लोगों को। ये तो लोग सोए रहेंगे, ये गेट है क्या? लगा के रख रहे हैं, जो लगाने का है, अभी उसको पैक कर रखे हैं। तो पैक कर रहे हैं तो लोग निकलेंगे कैसे? ये तो गाड़ी वाले करवा देते हैं। गाड़ी वाले करवा देते हैं? हाँ, गैरेज वाले तो कर देते हैं कि पैक कर दो। हाँ, वो कहीं पैक कर देते, कहीं खोल देते ना बच्चा वगैरह। तो बस को मॉडिफाई करने वाला मैकेनिक बता रहा है कि बस के मालिक दूसरा गेट देने के लिए मना करते हैं ताकि सीट पड़ जाए, वो ज्यादा से ज्यादा सवारी बैठा सके, पैसा कमा सके। लेकिन सवाल है कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जिन अफसरों की मिलीभगत की वजह से जैसलमेर में लोग जलकर मरे, क्या कभी उन पर कार्रवाई हो पाएगी? आज दिल्ली रोड पर गया था, वहाँ पर सैकड़ों कारखाने हैं, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं। कोई पुणे की कंपनी है ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, उससे सर्टिफिकेट लेकर ये सारे मॉडिफाई कर रहे हैं। उसमें 8वीं 9वीं पास जो मैकेनिक है वो वायरिंग कर रहा है। सर देखो, हमने ये जो भी गाड़ियों की मॉडिफाई इन्होंने डिक्की बढ़ा रखी थी, हमने बहुत सारी गाड़ियां हमेशा ये हम अभियान के रूप में इसको काम को कर रहे हैं। और अब जब रात को कल ये घटना हुई, इसके बाद में भी हम हर गाड़ी को चेक कराने के लिए हर फ्लाइंग हम एक्टिव कर रखे हैं। और जो भी गाड़ियां इस तरह की जो मॉडिफाई करके चल रही है, जो नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई है और कर रहे हैं और उनको बंद कर रहे हैं। अगर इतनी ही कार्रवाई होती रही तो फिर ये मौत की बस कैसे सड़क पर चलती रही? कैसे यूं जुगाड़ की जानलेवा बस तैयार करने वाले धड़ल्ले से दुकान खोलकर बैठे हैं? आज तक खबरदार करता है कैसे लोगों पर कार्रवाई हो, साथ ही इन्हें चलने देने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर लापरवाही का केस चले। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो राजस्थान में आपने देखा कि निगरानी के कमी के कारण एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में 100 मीटर सड़क का हिस्सा लापरवाही के कारण धंस जाता है। हालांकि ठीकरा किसानों पर फोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो पूर्वी बाईपास का हिस्सा है, ये 2 दिन पहले अचानक से दोपहर बाद धंस जाता है। उस समय सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल तो खड़े हुए, लेकिन अब MPRDC जिसके पास इस रोड निर्माण का जिम्मा था, रखरखाव का जिम्मा था, उसकी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, उसने और भी ज़्यादा एक तरीके से इस सड़क निर्माण को लेकर के, इसके रखरखाव को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल MPRDC की शुरुआती जांच रिपोर्ट में ये जो सड़क का आप हिस्सा देख रहे हैं, 75 मीटर का करीब का ये हिस्सा है, और आप देखिए कि कितना बड़ा हिस्सा इस सड़क का धंस गया। और अगर सोचिए उस समय जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही होती, उस दौरान अगर इसका हिस्सा धंसता तो क्या हाल होता। लेकिन अब इस सड़क के धंसने के पीछे
एमपीआरडीसी की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल एमपीआरडीसी ने ये पाया है कि किसानों ने इस आरआई वॉल के पास की मिट्टी को खोदा, जिसके बाद यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया और जो एम्बैंकमेंट होता है उसमें लगातार पानी का रिसाव होता गया। नतीजतन ये सड़क का हिस्सा धंस गया। और अब हमारी वो विशेष मुहिम जो हम आपके हक में चलाते हैं, यानी आपका रोजगार आज तक करेगा खबरदार। बात मध्य प्रदेश की है। 8 साल बाद इंस्पेक्टर भर्ती निकली। 8 साल में इंतजार करते करते कई युवा ओवर एज हो गए हैं, यानी कि वो इसके लिए अब एलिजिबल ही नहीं है, नहीं इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। सवाल ये उठता है कि देरी का कारण अगर ये युवा नहीं तो क्या उम्र के मामले में इन्हें कुछ रियायत नहीं दी जा सकती? राज राय उम्र 34 साल एसआई भर्ती की तैयारी करते रहे। भर्ती मध्य प्रदेश में 8 साल बाद जाकर आई। राज अब ओवर एज हो गए तो गलती किसकी है? हमारी आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। हम जैसे तैसे यहाँ पे गुजारा रह के कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। फिर इसके बाद हम ओवर एज होने ही वाले थे। उससे पहले सरकार ने कहा कि हम कोरोना का 3 साल का रिलैक्सेशन देंगे। हम निश्चिंत हुए, हम तैयारी में अपना जुट गए। लेकिन अब जो ये वैकेंसी आई है इसमें हमें मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं मिला, हम ओवर एज हो गए। विमल प्रताप सिंह उम्र 34 साल 8 साल बाद निकली एसआई भर्ती में। 33 साल ही अनारक्षित वर्ग की उम्र सीमा तय हुई तो विमल प्रताप सिंह को एसआई भर्ती से बाहर करने का दोषी कौन है? ये कोविड के बाद पहली वैकेंसी है, इसीलिए इसमें सर हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो सर कम से कम नहीं तो 5 से 7 लाख अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा के लिए, उन सबका सर बर्बाद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 8 साल बाद निकली दरोगा भर्ती कहीं 5 महीने पहले भी आ जाती तो रायसेन के रविंद्र रघुवंशी भी शामिल हो पाते, लेकिन भर्ती 2017 के बाद अब जाकर निकली। ओवर एज होने की वजह से बिना भर्ती में शामिल हुए बाहर कर दिए गए। इनके वर्दी पाने के सपने को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? मेरा बचपन सपना था कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस एसआई में सब इंस्पेक्टर पर तैनात होकर प्रशासनिक सेवा पद करूं, लेकिन सर विगत 8 वर्ष बाद वैकेंसी आने के कारण मैं 5 महीने से ओवर एज हो चुका हूं, जिस कारण मैं सपना पूरा नहीं पा रहा है। ऐसे 3 नहीं हजारों युवा हैं जो लंबे वक्त से पुलिस एसआई भर्ती का इंतजार करते रहे। अब जाकर 8 साल बाद नौकरी निकली तो अनारक्षित वर्ग के युवाओं की किस्मत से खिलवाड़ कर दिया गया। जहां उम्र की सीमा 33 साल है, इसमें कोई छूट नहीं दी गई, जबकि कोरोना काल में लटकी भर्तियों के दौरान 3 साल की छूट दे दी गई थी। पर दरोगा भर्ती तो 8 साल बाद आई, क्या छूट नहीं मिलनी चाहिए थी? विद्यार्थियों को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, चूंकि जनरल कैटेगरी की एज 33 है और जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन दिया है वो प्लस 5 साल का अलग से दिया है। तो अब कई ऐसे विद्यार्थी जो पुलिस विभाग में चाहते हैं कि उनको वर्दी मिले, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक सपना टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अगर इसमें 1 या 2 साल का रिलैक्सेशन बच्चों को मिल जाएगा तो 8 साल की भर्ती परीक्षा जो आई है उसके साथ में न्याय हो सकेगा। खुद बीजेपी की विधायक तक चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से मांग कर रही हैं, अगर इतना लटकाकर भर्ती निकाली है तो आयु सीमा में राहत मिले, लेकिन सरकार कहती है सोचेंगे। अगर अपन चलना लगाते गिनती करते तो बहुत अच्छे लोग आते हैं, तो उसमें विशेषकर अगर ऐसी कुछ बात होगी तो हम परीक्षण करा के सरकार को आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे। 17 अक्टूबर आखिरी तारीख है। मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत खबरदार होकर इस मामले में दखल देनी चाहिए ताकि हजारों युवा वर्दी पहनने के सपने से सिर्फ इसलिए न दूर कर दिए जाएं क्योंकि मध्य प्रदेश में दारोगा भर्ती 8 साल बाद निकाली गई है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। झारखंड के नौजवानों के हक में दस्तक दीजिए जिनका बेरोजगारी वाला वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 10 साल पहले जो परीक्षा पूरी हो गई उसकी भर्ती अब तक नहीं हो रही। ये उस झारखंड में हो रहा है जहां उसी गठबंधन की सरकार है जो बिहार में है, और बिहार में वादा सबसे बड़ा रोजगार को लेकर ही तो किया जा रहा है। बड़ी सुनियोजित तरीके से कर्मचारी चयन आयोग
और जेपीएससी के माध्यम से हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ये लोग एक भी एग्जाम नहीं दे पाए और लाखों रोजगार की बात करते हैं। आज के हिंदुस्तान में अगर कोई लोग दुखी है तो वो देश के युवा दुखी हैं बेरोजगारी के कारण। नौजवानों की बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भले ही पिछले 2 विधानसभा चुनाव जीतते आए हों, बावजूद इसके झारखंड में बेरोजगारों की हालत क्या है, देखिए। जेएसएससी का ये दफ्तर है और यहाँ पे इस तरह का कैंडिडेट्स का जो हुजूम है वो आपको हमेशा दिखेगा। जेएसएससी ने सीजीएल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कंडक्ट करवाया था 2015 में, उसके लिए आवेदन मंगवाए गए थे। वो प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। किसी न किसी कारण से फॉर सम रीजन और अदर वो कहीं ना कहीं अभी भी बहाली उसमें जो चाहते होंगे नौकरी पाने के लिए जो एस्पिरेंट थे वो अभी भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब जो है मामला सलटे। बेरोजगारों की फौज। रांची में आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार जिस झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इमारत के बाहर खड़े हैं, वहां टीचर के एग्जाम में पास हुए ये बेरोजगार नौकरी के इंतजार में 40 साल की उम्र तक पहुंच गए। बोकारो जिला से हूँ सर। कितना उम्र है? टीजीटी 47। 47? जी। तो कुछ कर भी रहे हैं, मतलब अब कैसे परिवार वगैरह कैसे? जाहिर तौर पे शादी हो गई होगी ना अब? शादी हुई है सर। अच्छा। किसी तरह इधर उधर काम करते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं? जी सर। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़े हैं सरकार? उम्मीद नहीं छोड़े हैं सर। जज्बा बरकरार है? जी और रहेगा ही सर। रहेगा। हिम्मत से तकदीर बदल जाती है, जिंदगी चाहिए तो मौत टल जाती है सर। तो झारखंड में बेरोजगार दशरथ मांझी के जुनून को आदर्श बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं झारखंड सरकार नौकरी के अवसर कम कर चुकी है। झारखंड देश में पहला राज्य है जहां सरकार ने सृजित पद बढ़ाने के बजाय 5,25,000 से घटाकर 3,48,000 कर दिए हैं। अलग अलग विभागों के लिए सरकार ने लगभग 1,80,000 पद सरेंडर कर दिए, यानी पद को ही खत्म कर दिया। शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए बीते 9 साल से झारखंड में जेटेट इम्तिहान नहीं हुआ। बावजूद इसके मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि सरकारी स्कूल बेहतर हो रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम काट करके हमारे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। सवाल है कि जब शिक्षक बहाली नहीं होंगे तो फिर स्कूलों में कौन पढ़ाएगा, वो बेहतर कैसे होंगे? जबकि हकीकत ये कि झारखंड SSSC विशेष योग्यताधारी टेक्निकल स्नातक स्तरीय इम्तिहान तक नहीं ले पा रहे। 9 से 16 अक्टूबर के बीच होने वाली परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की जा चुकी है। निकला था वैकेंसी उसका? वो 2016 में निकला था। 2016 में निकला था। 9 साल बीत गया, अभी भी आप चक्कर? हाँ, अभी भी चक्कर। कोई गारंटी नहीं कि 10 साल भी लग जाए, अभी और 10 साल लगने के चांसेस है। चूँकि एज आपका एज समय अप्लाई किया तो उस वक्त कितना का उम्र था? उस समय तो हमारा 10 साल बैक कर दिए तो वही 26 साल का था। 36 साल का हो गया। तो झारखंड में पहले तो नौकरी के अवसर ही कम ही निकलते हैं, जिनके आवेदन मंगाए भी जाते हैं तो बात परीक्षा तक नहीं पहुंच पाती। मेरा एग्जाम था सीजीएल टेक्निकल का, लेकिन वो आज ही होना था। हाँ, कैंसिल हो गया। 8 बजे अचानक नोटिफिकेशन आती है कि अपरिहार्य कारणों से जो कल परीक्षा होने वाली है जैसे सीजीएल टेक्निकल, जैसे सीजीएल टेक्निकल, वो परीक्षा का अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि झारखंड में कोई परीक्षा नहीं है कि 10-10 साल नहीं चला है। 16 से हम लगातार मेहनत करें, लगातार पढ़ाई चल रही है, लेकिन जेटेट नहीं हो पाई। और आज ऐसी स्थिति है, एग्जाम ही नहीं हुआ। नहीं। और लगातार आंदोलन भी हम लोग कर रहे हैं। जिस झारखंड में 1,60,000 पद सरकारी नौकरियों के अवसर कम किए जाने के बावजूद खाली हैं, वहां पर सरकारी नौकरियों के इम्तिहान बार बार टाल दिए जाते हैं। साल 2024-25 में झारखंड में स्वीकृत पदों की संख्या 3,26,049 थी, जिसमें से 1,58,846 पद खाली पड़े हैं। गृह विभाग में 29,000 से ज्यादा पद, स्वास्थ्य विभाग में 30,000 से ज्यादा पद, प्राथमिक शिक्षा विभाग में 38,160 पोस्ट और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 6,590 पोस्ट खाली हैं। सरकारी नौकरियों में पद घटने से सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा और गृह विभाग का हुआ। स्कूलों का विलय हो गया और टीचर रिटायर हुए, उसके बाद पद समाप्त कर दिए गए। दूसरे राज्यों की तो चिंता करते हैं, इनके राज्य में हमारे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। जेपीएससी का एग्जाम देकर, जेएससीसी का एग्जाम देकर या अन्य एग्जाम दे करके 10-10 साल बेचारे परेशान हो रहे हैं। दुखद स्थिति है। हम समझते हैं ये ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है।
बिहार में हर परिवार के एक सदस्य को चुनाव जीतकर सरकार बनाने के 20 महीने के भीतर सरकारी नौकरी देने के वादे आरजेडी की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन उसके सहयोगी दल की सरकार में सरकारी नौकरियों में न सिर्फ मौके कम किए जा रहे हैं, बल्कि परीक्षाएं करवाना टेढ़ी खीर बना हुआ है। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।